तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज हम चर्चा करेंगे नवांशा जो चार्ट है उसका हमारे जो कैरियर है उसको डिसाइड करने में कितना रोल होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि नवांशा चार्ट को हम मैरिज के लिए ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवांशा चार्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और नवांशा चार्ट हमारी जो लाइफ है, लाइफ इन जनरल, उसको दिखाता है कहीं ना कहीं। और नवांशा चार्ट के माध्यम से हम अपने करियर के बारे में भी बहुत अच्छे तरह से जान सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इसका जो मिक्सिंग है वो D1 के साथ करना होगा, मैचिंग करना होगा और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो D9 चार्ट है वो आपका एक्चुअल कंडीशन को बताता है, आपकी अंदर की जो अंतरात्मा है उसकी स्थिति को बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस काम में है, किस जॉब में है। और जो आपका D1 चार्ट है वो ये दिखाता है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो जो D9 चार्ट है, D9 चार्ट भी हमें हमारे करियर के बारे में सूचना देता है। इसके अलावा D10 चार्ट भी है। D10 चार्ट को हम अक्सर हमारे जो भी हमारा जॉब या जो भी हमारा वर्क होता है उसके लिए हम देखते हैं। तो D10 चार्ट भी है इसके लिए, लेकिन नवांशा चार्ट से भी आप कैरियर के रिगार्डिंग जो भी प्रेडिक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए किसी का जो D1 चार्ट है उसमें 10th लॉर्ड वो अष्टम हाउस में है, तो 10th लॉर्ड, अब मान लीजिए हम बुध को ले लेते हैं, तो 10th लॉर्ड अगर बुध है तो अब आप ये सोच सकते हैं कि 10th लॉर्ड अगर बुध है तो अगला एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो बुध है वो अष्टम भाव में बैठा है, तो सबसे पहले आपको D1 चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो आप कोई भी जो कैरियर के रिगार्डिंग कोई अगर आता है पूछने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए, उसको आप बोलते हैं कई बार, जैसे 10th लॉर्ड अगर अष्टम में है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा काम होगा जहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव चीज़ें रहेंगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रेट चीज़ें होंगी, रहस्यमयी बातें रहेंगी, या अकल्ट का कोई काम हो सकता है अगर बुध अष्टम में बैठा हो, या कोई काम रिसर्च का हो सकता है, आप कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, और कोई ऐसे विषयों पे आप खोजबीन कर सकते हैं, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही चीज़ें गोपनीय रहती हैं, गोपनीय होती हैं, जहाँ पे सबके सामने चीज़ें नहीं आती। और जो काम होता है, जो भी आपका काम होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस काम का, वो ही सिर्फ लोगों के सामने आता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि हम ये मानते हैं कि 10th लॉर्ड का अष्टम में होना ये भी दिखाता है कि आपको जॉब में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या बार बार जॉब चेंज करनी पड़ेगी, या कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 10th लॉर्ड को D1 में देखना पड़ेगा, और जो अष्टम में वो बैठा है वो किस राशि में बैठा है, अगर वहाँ पर उसकी स्थिति को अच्छा अगर माना जाएगा तो आपको निश्चित रूप से उन कामों से लाभ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव होते हैं, गोपनीय होते हैं। ये जितने भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कोई डाक वगैरह भेजी जाती है, या कोई ईमेल वगैरह, जो कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का जो भी गोपनीय काम होता है वो भी अष्टम हाउस के रिगार्डिंग आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये अगले को ये कह सकते हैं कि आपका जो काम है वो कोई गोपनीय काम हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसा कोई काम हो सकता है। अब बुध है तो बुध को हम ये मान सकते हैं कि बुध है वो एस्ट्रोलॉजी का कारक भी है, बुध है वो स्पीकिंग का कारक है, बुध रिसर्च भी करवाता है, और बुध एक तरह से वाणी का कारक है। तो आपकी वाणी को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो अष्टम में बैठेगा वो सेकंड हाउस को भी देखेगा, तो वाणी के माध्यम से आप वो काम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा काम अष्टम हाउस से रिलेटेड जो आप अपनी वाणी के माध्यम से कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो आपका अष्टमेश है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप D9 चार्ट में जब जाएंगे तो आपका जो 10th लॉर्ड है वो उस चार्ट में कहाँ पर बैठा है। अगर मान लीजिए वो 3rd हाउस में है, या वो आपके लगन में ही बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक कोई भी ऐसा अष्टम हाउस के रिगार्डिंग या अष्टम हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा काम करेगा जहाँ पर बहुत चीज़ें सेक्रेटिव रहती हों, या वो कोई ऐसे रहस्यों का पता लगाएगा, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करेगा जहाँ पे जो भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा गोपनीय होता है। लेकिन बुध है तो बुध आपको पता है इंटरनेट वगैरह, या जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको सबको दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। इंटरनेट के थ्रू जो भी हम बात करते हैं, कॉल हम एक दूसरे को करते हैं, उसके थ्रू जो भी हमारी बात होती है
यानी कम्युनिकेशन करना। और बुध कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को भी दिखाता है, तो गोपनीय रूप से जो पैसे का हम लेन देन करते हैं किसी से। तो जो D1 चार्ट का जो अष्टम हाउस है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपका अकल्ट नॉलेज भी है, लेकिन वहाँ पर आपका पैतृक संपत्ति भी है और बहुत सारी चीज़ें अष्टम हाउस से देखी जाती हैं। अष्टम हाउस डेथ के लिए भी देखा जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि D1 चार्ट में वहाँ पर बुध की जो स्थिति है वो कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। वैसे बुध को आपको पता है अष्टम में इतना खराब नहीं माना जाता है, और वो किस ग्रह के साथ बैठा है ये भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए वही बुध आपका अगर D9 चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति पे बैठा है, अगर फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस से संबंध बना रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं किसी को भी कि आप जो भी ये काम करेंगे उसको एज ए हॉबी ले सकते हैं, आप अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो वहाँ पे जो बुध बैठा है उसका संबंध जैसे सेकंड हाउस से बन रहा है या 6th से बन रहा है या आपका जो 10th हाउस है उससे बन रहा है या 11th हाउस, और ऐसा ही उसका जो रिलेशन है वो अगर D9 चार्ट में भी बन रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि उसको इन कामों से धन का लाभ भी हो सकता है। और अगर वो 11th हाउस से अगर संबंध बना रहा है तो उसको नेम फेम भी मिल सकता है इसके थ्रू। तो कई बार ये देखा गया है कि जो भी जातक होता है उसमें जो उसकी जो एक क्वालिटी होती है, उसका जो प्रोफेशन होता है या उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वो किसी और फील्ड की होती है, लेकिन वो काम किसी और फील्ड का करके ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो ये भी देखा गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो भी आपको वो जो काम करवाता है, जो ग्रह जो वहाँ पे आपको रिजल्ट दे रहा है, उसका संबंध 11th हाउस से बन रहा होगा। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका नेटवर्क सर्कल है। 11th हाउस से आपको नेम फेम मिलता है, मान सम्मान मिलता है। या 10th हाउस को भी अगर ले लो तो उससे भी आपको जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं, जो भी हाईएस्ट आपको पोस्ट मिलती है। यानी नेम फेम के लिए दोनों 10th और 11th हाउस को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्योंकि सेकंड हाउस को तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा 6th हाउस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा काम करता हो जहाँ पे आपके कोई कस्टमर हो, तो आपका जो कस्टमर है जो आपको फीस देगा या जो आपसे कंसल्ट कर रहा है वो आपको जो भी अमाउंट देगा वो 6th हाउस है उसका। क्योंकि आपका जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई भी ऐसा, तो आपका 7th हाउस से बिजनेस देखा जाएगा और फिर 6th हाउस से आपका वो देखा जाएगा जो कस्टमर ने आपको पे किया है, आपको पेमेंट किया है। तो ये सब आपको 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th और 11th हाउस आपको जरूर देखने चाहिए। उसके बाद आप उस जातक को एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बता सकते हैं कि आप इस फील्ड से जुड़ा हुआ काम करेंगे। इसके लिए साथ ही आपको राहु की प्लेसमेंट जरूर देखनी पड़ेगी। उसकी कुंडली में 10th लॉर्ड तो आपने देखा ही है। राहु की प्लेसमेंट, क्योंकि राहु का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम की जो दशा महादशा है वो भी आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद आप उसको एक प्रॉपर सलाह आप दे सकते हैं, क्योंकि जो भी अलग अलग हाउसेज होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी के बहुत सारे होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर काम की सलाह आप तभी दे सकेंगे जब आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, सारे जो योग बन रहे हैं उनको देख लेंगे। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर किसी काम को एज ए हॉबी ले रहा है तो उसका संबंध फिर मनी हाउस से नहीं होगा, 2nd हाउस, 6th हाउस या 10th या 11th से नहीं होगा, लेकिन उसका संबंध 1, 5 और 9 से हो सकता है, यानी ट्राइन हाउसेस से हो सकता है। इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि 10th लॉर्ड है वो आपके लग्न में ही बैठा है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा काम होगा जहां पे आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, आप अपने काम की वजह से फेमस होंगे। अब वहां पे प्लैनेट है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास कैसा काम होगा। जैसे मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड अगर जुपिटर है तो आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं या धार्मिक गुरु हो सकते हैं, या बहुत सारे जो ग्रुप हैं लोगों का उनके लिए एक बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, या आप कोई पंडित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। अब जो आपका
जुपिटर है, जुपिटर की प्लेसमेंट आपको D9 चार्ट में भी देखनी पड़ेगी। अगर जुपिटर का कुछ संबंध ऐसा ही आपके 2nd हाउस, 6th हाउस या 10th या 11th से बनता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, कोई एक आप उसको सजेशन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप या तो प्रोफेसर होंगे, या आप एक अच्छे टीचर होंगे, या आप एक अच्छे स्पिरिचुअल गाइड होंगे, जो भी हो वो आप उनको सलाह दे सकते हैं। अब कई बार ये देखा गया है कि जैसे बहुत प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं या जो फेमस एक्टर हैं, उनके लिए कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। अब जब भी अगर व्यक्ति फेमस होता है, अपने काम की वजह से, अपने खेल की वजह से फेमस हो, चाहे कोई भी काम करे, उस काम की वजह से अगर फेमस हो रहा होता है व्यक्ति, तो उसका लगन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा वहाँ पर, क्योंकि आपका जो लगन है वो आपको दिखाता है, वो आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, आप उसी के माध्यम से लोगों के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपको लगन को देखना ही पड़ेगा। और अगर लगन में जैसे किसी का राजनीति में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपको उसके लिए शनि को देखना पड़ेगा, सूर्य को देखना पड़ेगा और राहु को देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर राहु 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस का राहु अब पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जा सकता है। 10th हाउस का राहु आपको एक बहुत अच्छा प्लेयर भी बना सकता है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है। तो 10th हाउस का राहु भी आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर चेक करके ये बताना पड़ेगा कि आपको वास्तव में कौन सा काम करना चाहिए। तो शनि को, क्योंकि शनि जनता का कारक है, और फिर सूर्य जो कि सरकार का कारक है और सूर्य राजनीति का कारक भी है, इसलिए आपको सूर्य के प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर शनि का भी कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा हो या सूर्य का कनेक्शन आपके लगन से बन रहा हो, तो आपकी पॉलिटिक्स में भी रुचि हो सकती है, या कोई ऐसे काम में आपकी रुचि होगी जो जनता की सेवा के लिए होगा, या कोई व्यक्ति या कोई जातक आपके पास जैसे प्रशासनिक सेवा के लिए पूछने के लिए आते हैं। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो कि मुझे प्रशासनिक सेवा में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कई बार इसमें ये देखा है कि जो भी ये PCS वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और सूर्य जिनका जैसे लगन से संबंध बना रहा होता है, या वो 7th में बैठा होता है, 7th से संबंध बना रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। और इनको क्योंकि सरकार से सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और इनका जल्दी सिलेक्शन भी हो जाता है। और ऐसे जातक ही जिनका सूर्य लगन से संबंध बना रहा हो, या लगन भी उनका सूर्य वाला ही हो, यानी सिंह लगन हो, तो और भी अच्छा है। तो ऐसे जातक राजनीति में या प्रशासनिक सेवाओं में बहुत अच्छे होते हैं ये, और बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी चार्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको D9 चार्ट में भी वो प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी सूर्य की। अगर वहाँ पर सूर्य 10th हाउस से संबंध बना रहे, तो आप निश्चित रूप से कई बार कह सकते हैं कि आप या तो राजनीति में जाएंगे या कोई बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं। बाकी आपको और ग्रहों की प्लेसमेंट है वो भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि उनके 10th हाउस में किसी और ग्रह की भी युति हो साथ में, या राहु हो, या अकेला सूर्य बैठा हो, या शनि 10th हाउस में हो। तो ये सब आपको एकदम से मैच करके उसके बाद आपको एक जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है वो देनी होती है। तो D9 चार्ट का जो रोल होता है, D9 चार्ट में आपको 159 और जो 2nd हाउस, 6th हाउस और आपके लिए जो 10th हाउस है और 11th हाउस है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। कई बार ये होता है कि आपका जो प्लैनेट है, जो आपका 10th लॉर्ड है या कोई सा भी, वो आपके D1 में काफ़ी वीक स्थिति में होता है, लेकिन वो जब D9 में देखोगे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे होता है। तो जो प्रॉमिस है, जो भी क्लाइंट आया उसके लिए जो प्रॉमिस कर रहा है जो प्लैनेट, वो D9 में भी कई बार अगर अच्छा बैठा है तो वहाँ भी काम बन जाता है। तो जब तक आपके किसी भी जो कम्बिनेशन है, किसी भी युति है, कोई भी योग है, उस पर D9 चार्ट की मोहर जब तक नहीं लगेगी तब तक वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, तब तक वो फाइनल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए D9 चार्ट के द्वारा भी कि व्यक्ति का किस फील्ड में जाने का जो चांस है वो ज़्यादा है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।